जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट बायोलॉजी की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहा हूं और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 38 पर्यावरण के मुद्दे। तो इस टॉपिक से आपके नीट एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पर्यावरण के मुद्दे से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली NO2 एवं SO2 से। दूसरा है उद्योगों और कोल गैस द्वारा NH3 के अधिक उत्पादन से। तीसरा है अपूर्ण दहन से निकलने वाली CO गैस से। और लास्ट है दहन और जंतुओं के श्वसन से निकलने वाली CO2 से। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके नीट 1988, 89 और 91 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। NO2 और SO2 वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके HNO3 और H2SO4 बनाते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके नीट के अलावा TGT PGT एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपके दिमाग में बात चली होगी कि CO2 कैसे यहाँ पर प्रदूषक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में CO2 सामान्यतः 0.03% होता है और इस मात्रा में यह प्रदूषक नहीं होता। लेकिन जब इसका लेवल 0.03% से अधिक होता है तो वहाँ पर यह प्रदूषक की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है CO2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित गृह प्रभाव में उष्मयन किसके कारण होता है? यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें जो हीट होती है, यानी कि हीट का निर्माण किस वजह से होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धरातल तक पहुंचने वाली अवरक्त किरणों के कारण। दूसरा है वायुमंडल में नमी के कारण। तीसरा है वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण और लास्ट है वायुमंडल की ओजोन परत के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। CO2 की सांद्रता बढ़ने से धरातल से विकसित होने वाली जो विकिरण है वायुमंडल में नहीं जा पाती, जिस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेट जहाज से निकलने वाले धुएं में मुख्य एरोसोल प्रदूषक होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है फ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है फ्लोरोकार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोपाल गैस त्रासदी में ऋषि गैस कौन सी थी? यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय कौन सा गैस लीकेज हुआ था? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, तीसरा है सोडियम आइसोथायोसाइनेट और लास्ट है एथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MIC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू व्यर्थ पदार्थ यानी कि कचरे में होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक, जिसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। दूसरा है जैविक अपघटनीय प्रदूषक, जिसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तीसरा है बहिस्राव और चौथा है वायु प्रदूषक। तो आपको बता दें कि जो घरेलू व्यर्थ पदार्थ है यानी कि जो कचरे होते हैं वो जैविक अपघटनीय प्रदूषक होते हैं, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आपके राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा है सीसा और चौथा है तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी लेड यानी कि सीसा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी विकिरण से एक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्लोराइड्स, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है ओजोन। तो आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें जो होती हैं वो प्रकाश रासायनिक की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं और इस प्रकार टूटा हुआ ऑक्सीजन का परमाणु
ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके ओजोन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके कारण महानगरों का वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वाहनों का धुआं, दूसरा है खरपतवार नाशकों के अवशेष, तीसरा है घरेलू कचरा और लास्ट है रेडियोधर्मी विकिरण। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाहनों का धुआं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक डीडीटी संचय किसमें होता है? तो आपको बता दें कि डीडीटी एक रासायनिक उर्वरक है जिसका उपयोग खेतों में कीटनाशकों के रूप में किया जाता था, परंतु बाद में इसके बढ़ते हुए हानि के कारण इस पे बैन लगा दिया गया। तो इसका रीज़न ये था कि डीडीटी जो है यह अविघटनीय यौगिक है जो जल में अघुलनशील व वसा में घुलनशील होता है, और वसा में घुलनशील होने के कारण यह जीवों में इकट्ठा होता रहता है, यानी कि जीवों में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और खाद्य श्रृंखला में यह सबसे ऊपर के जीवों में इकट्ठा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर के जीवों में सबसे अधिक इकट्ठा होता है। तो अगर हम बात करें समुद्री चिड़िया यानी कि सागरी गुल की, तो यह तालाब के अगर हम खाद्य श्रृंखला देखें तो यह सबसे ऊपर की ओर है, और मैंने बताया कि जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं उनमें सबसे अधिक डीडीटी जो होता है वो संचय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, समुद्री चिड़िया। और आपको बता दें कि यह जो डीडीटी या किसी भी जैव रासायनिक उर्वरक का खाद्य श्रृंखला में बढ़ना कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां खाने पर कौन सा रोग होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मिनीमाटा रोग, दूसरा है ब्राइट का रोग, तीसरा है हाशीमोटो का रोग और तीसरा है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। तो आपको बता दें कि पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियों को खाने से होता है मिनीमाटा रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का नकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ पर आपको इसका निगेटिव इम्पैक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है कुछ समय बाद यह अप्रभावी हो जाता है, दूसरा है अन्यों की अपेक्षा यह कम प्रभावी होता है, तीसरा है प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता, और लास्ट है इसकी ऊंची कीमत। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रकृति में इसका अपघटन नहीं होता। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि यह हमारे खाद्य श्रृंखला में इकट्ठा होता रहता है, यह अपघटित नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि की किस स्तर पर खतरनाक शोर प्रदूषण बन जाता है? यानी कि आपको बताना है कितने डेसिबल की ध्वनि प्रदूषण करती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 23 डेसिबल से ऊपर, दूसरा दिया हुआ है 80 डेसिबल से ऊपर, तीसरा दिया हुआ है 100 डेसिबल से ऊपर और लास्ट दिया हुआ है 120 डेसिबल से ऊपर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वह खतरनाक होती है और यह शोर प्रदूषण का कारण होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कारण मल जल प्रदूषित जल से मछलियां मर जाती हैं? तो आपको बता दें मल जल यानी कि यहाँ पर मल जल कहने का मतलब है सीवेज। तो जो सीवेज होता है वह पादप जीवन को नष्ट करती हैं और अपघटन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं, जिस कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके फलस्वरूप जलीय जीव जैसे कि मछलियाँ जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन की कमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा युग्म अवशेष प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आइए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। तो आपको बता दूं कि जो जैविक भू रासायनिक चक्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है गैसीय और दूसरा होता है अवशेषीय। तो जो गैसीय चक्र होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं जैसे N2O2 CO2, जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं वो सभी आते हैं। अवशेषी के अंतर्गत वे आते हैं जो कि भू रासायनिक चक्रण में ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, फास्फोरस एवं सल्फर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है अवशेष प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र।
तो अगर आप देखें पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तो ये गैसीय प्रकार का हो गया। दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं फास्फोरस और सल्फर दिया है, तो ये दोनों ठोस रूप में है, इसलिए ये अवशेषी प्रकार के होंगे। तीसरे में दिया हुआ है फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, यानी कि ठोस और गैस दोनों दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा में है फास्फोरस एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें भी ठोस और गैस दोनों दिया हुआ है, तो अवशेषी प्रकार का होगा फास्फोरस एवं सल्फर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके दुष्प्रभाव के कारण ताजमहल को खतरा है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कि मथुरा तेल शोधक संयंत्र से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा पैदा होने वाला अम्लीय वर्षा और वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल को खतरा पैदा हो गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल डाल दिया जाए तो इसका जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो बीओडी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, घटेगी, या फिर हल्की सी घटेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें, यदि नदी के जल में हम अधिक मात्रा में मल जल यानी कि सीवेज बहाते हैं तो ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। इसका रीज़न ये है कि उस जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण उस जल में ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ने लगती है, और इस प्रकार से नदी जल का जो जैविक ऑक्सीजन मांग है यानी कि जो बीओडी है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, बीओडी बढ़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जापान की मिनीमाटा खाड़ी में वह कौन सा जंतु है जो मिनीमाटा रोग से बचा रहता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सुअर, दूसरा है खरगोश, तीसरा है कुत्ता और लास्ट है बिल्ली। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि खाड़ी है तो यहाँ पर कोई जली जीव होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ पहले, ठीक है। तो जापान में जो खरगोश है वो मिनीमाटा रोग से मुक्त है। इस रोग का नामकरण वहाँ की मिनीमाटा खाड़ी के नाम पर किया गया है। यह रोग पारे के प्रदूषण के कारण पैदा होता है, और मिनीमाटा रोग पारे से प्रदूषित जल में स्थित मछलियाँ खाने से होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो खरगोश है यह एक शाकाहारी जंतु है, अतः यह इस बीमारी से बचा रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल स्रोत में मल जल गिरने से मछलियां मर जाती हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है CO2 की अत्यधिक मात्रा जल में मिल जाती है, दूसरा है यह बेहद गंदी दुर्गंध पैदा करता है, तीसरा है यह मछलियों के भोजन को समाप्त कर देता है, और लास्ट है मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, मल जल को वहित करने से कार्बनिक प्रदूषक जल स्रोत तक पहुंच जाते हैं, और इन कार्बनिक प्रदूषकों से शैवालों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, और उसे हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। जब सतह पर शैवाल की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है तो निमग्न जलीय पौधों तक सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाते, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है, और मृत शैवाल और पौधों के शरीर के अपघटन से ऑक्सीजन की खपत भी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता का होना। तो दोस्तों ये था हमारा पर्यावरण के मुद्दे से जुड़ा हुआ पहला पार्ट। आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं वो ईयर वाइज लिए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे ईयर वाइज बढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो पैटर्न है यानी कि जो क्वेश्चन का पैटर्न नीट ने क्या किया है कि हार्ड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो अगले पार्ट को आप देखना मत भूलिएगा, और इस पार्ट को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।